नमस्कार दोस्तों। आज कृषि कानून को लेकर जो हमारे किसान भाई आज एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, उस विषय को लेकर आज मेरे साथ में राकेश गुप्ता जी हैं, जो एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चिंतक हैं, और इनकी कविताओं से तो मैं रोज मुखातिब होता ही रहता हूं। बड़ी अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, बहुत बड़े कवि भी हैं। और हमेशा मैंने इनके अंदर एक खास बात देखी है कि अपने किसी भी विचारधारा के बारे में यदि अपने विचार रखते हैं तो इनके विचार किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते। इनका हमेशा एक स्वतंत्र दृष्टिकोण रहता है। तो आज उसी किसान आंदोलन को लेकर मैं राकेश जी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसे कि मैं भी भ्रम में हूं, मैं क्यों बोलूं कि मैं भ्रम में नहीं हूं, मैं भी इन चीजों को लेकर बहुत भ्रम में हूं, और हमारे लाखों लाखों किसान भी पूरे देश के भ्रम में हैं। तो एक तो विषय यह है कि एक तो एमएसपी को लेकर बहुत बड़ा भ्रम है कि क्या एमएसपी व्यवस्था हटा दी गई है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मंडी व्यवस्था को खत्म करने का कोई प्रावधान आ गया है। तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या ये हमारा किसान भाई अपने कानून के द्वारा अपने न्याय को पाने के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ एसडीएम और डीएम तक ही जा पाएगा। चौथा प्रश्न मेरा यह है कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था कर दी गई है कि जमाखोरी, जैसे जिसको जमाखोरी ना बोले तो हम एक स्टॉक लिमिट जो थी कि पहले आप इतना स्टॉक कर सकते हैं, तो स्टॉक लिमिट की व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया है, कोई भी कितना भी स्टॉक कर सकता है। और पांचवा एक बहुत ही ऐसा प्रश्न है जो कि मेरे को तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या चीज है। तो मैं इन सब 5 प्रश्नों के बारे में मैं चाहूंगा कि आप अपने स्वतंत्र विचारों से सबको अवगत कराएं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। यदि डराया जाए तो आपकी परछाई भी भूत है, और समझाया जाए तो भूत कुछ नहीं, केवल एक परछाई है। आज का जो कृषि कानूनों को लेकर के जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये लोगों को डराए जाने और सरकार द्वारा समझाए जाने के बीच का जो अंतर है, वो आंदोलन की रूप में सड़कों पर हम देख रहे हैं। मैं कोई कृषि विशेषज्ञ तो हूं नहीं, लेकिन फिर भी समाचार पत्रों के और मीडिया के माध्यम से जो मैंने देखा, सुना, समझा है, तो 4-5 आपने पॉइंट्स उठाए। उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, सरकार ने स्पष्ट कर दिया एमएसपी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो व्यवस्था कानून से पहले थी वो आज भी है और वो आगे भी जारी रहेगी। तो मुझे लगता है इसको लेकर के किसान भाइयों को घबराने की, आपका कहने का मतलब है कि किसान भ्रमित हैं इसको लेकर? नहीं, भ्रमित नहीं है, भ्रमित थे। अब तो 6 दौर की, 5 दौर की, 6 दौर की वार्ता के बाद इस भ्रम को भी दूर कर दिया गया है और उन सबको क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया। दूसरा आपका विषय था मंडी व्यवस्था को लेकर के। ऐसा भ्रम था समाज में, किसानों के बीच में, कि जो पुरानी मंडी व्यवस्था है जिसमें जाकर के आढ़तियों के माध्यम से किसान अपना अनाज बेचा करते थे, आज वो मंडियां समाप्त करके और नई प्राइवेट मंडियां बनाई जा रही है, ऐसा किसानों के बीच में भ्रम था। अब आप 20 साल से जा रहे हैं, मंडी व्यवस्था से काम कर रहे हैं, तो किसानों के मन में घबराहट थी, अगर मंडियां समाप्त हो गई तो हम अपनी फसल को कहाँ बेचेंगे। जी जी। सरकार ने उसको भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार से जो पुरानी मंडी व्यवस्था है उसको समाप्त नहीं किया जा रहा, बल्कि आपको नए विकल्प दिए जा रहे हैं, आपके लिए नई मंडियां बढ़ाई जा रही हैं। पहले आज हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या सिस्टम था कि जो कानून, जो किसान ने जो फसल उपजाई है वो केवल उन्हीं मंडियों के माध्यम से बेच सकता था। तो छोटे से एक दायरा होता था ग्राहकों का, उसमें वो मनमानी रकम कीमत लगती थी फसल की, और सरकार किसान को कमी मूल्य मिल पाता था। अब किसान की मर्जी है, जो मर्जी उपजाए और पूरे देश में जहां मर्जी बेचे। केरल से लेकर कश्मीर तक हर किसान के लिए पूरे देश की मंडियां खोल दी गई है। आज बहुत बार देखने में आता है कि जहां आलू उपजाया जाता है वहां आलू का दाम 2 रुपए किलो है, लेकिन जहां आलू खाया जा रहा है वहां आलू का दाम 20 रुपए किलो है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आज मैं जाकर भी उन किसानों से माल खरीद सकता हूँ? बिल्कुल, आप जाकर के माल किसानों से खरीद सकते हैं। किसान जहां मर्जी पूरे देश का, उसके ऊपर सरकार इसको क्या कहते हैं, ऑनलाइन भी करने जा रही है, तो आपको मालूम पड़ सके इस समय आलू का पूरे देश में सबसे ज्यादा कीमत कहाँ मिल रही है, और आप उसी मंडी में अपने आलू को, अपने अनाज को, अपने गेहूं को, अपने चावल को बेच सकते हैं। तो किसान के लिए पूरे देश की मंडियों को खोल दिया गया। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर। तीसरा आपने एक प्रश्न उठाया कि जिसमें स्टॉक लिमिट की आपने बात करी। स्टॉक लिमिट जब हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ने बना रखी थी, ये उस समय की बात थी जब कृषि क्रांति की, हरित क्रांति की देश में आवश्यकता थी। खाद्यान्न हमें आयात करना पड़ता था, खाद्यान्न की भारी कमी थी और लोग मुनाफा वसूल करते थे। आज सरकार के प्रयास से और परमात्मा की कृपा से ये स्थिति है कि हमारे गोदाम भरे हुए हैं और सरकार खुले में पड़ करके अनाज सड़ जाता है। कृषि को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इसमें पूंजी का प्रवाह बढ़ना बहुत आवश्यक है, और वो तभी बढ़ सकता था कि जब इसके अंदर सारी सीमाएं समाप्त कर दी गई। आप जितना मर्जी स्टॉक कर सकते हैं। आज
किसान पहले से पता होता है मंडियों को कि रबी की फसल आने वाली है, मूंग की फसल आने वाली है, 2 महीने फसल आएगी। जब आप फसल लेकर के बेचने जाते हैं 80 रुपए किलो दाल 60 रुपए दे देती है, क्योंकि पता है किसान घर में फसल रख नहीं सकता, लाएगा मंडी में बेचने जाएगा। जैसे ही वो सीजन समाप्त हुआ वही जो दाल है वो बाजार में 100 रुपए किलो बिकनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप आज आपने वो उपजाई और आप उसको अपने पास से स्टोर कर लेंगे और जिस समय आपको आपके मन मर्जी के मुताबिक भाव मिलेगा आप उसको बेचेंगे, तो इससे भी किसान को फायदा मिलेगा। दूसरे, इससे पूरे देश को खाद्यान्न सुरक्षा मिलेगी। नए नए स्टोरेज बनेंगे, बड़े बड़े व्यापारी लोग आकर के अपना पैसा लगा करके नए नए वो गोदाम बनाएंगे, उसमें जो हजारों टन अनाज सड़ जाता है वो नहीं सड़ेगा, तो देश में खाद्यान्न सुरक्षा भी बढ़ेगी। चौथा, आपने एक विषय उठाया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि अभी तो एक ट्रेडिशनल तरीके से खेती हो रही है, दाल वाला दाल उगा रहा है, गेहूं वाला गेहूं उगा रहा है, चावल वाला चावल उगा रहा है, क्योंकि वो सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य के विषय में कि मेरी फसल आएगी और मैं सरकार को ऐसे बेच के खा लूंगा। आज दीपक जी आप जाते हैं और आप कहते हैं कि आप इसमें गेहूं की जगह इसमें आप ये सरसों बोइए, और वो कहता है कि मैं सरसों क्यों बोऊं, मेरे को क्या पता क्या भाव मिलेगा। आप उससे आज ही उसकी फसल का सौदा कर लेते हैं कि आज आपने कहा जी मैं तो आपका 50 रुपए किलो ये सरसों है या कोई भी XYZ, ये सौदा जो होगा वो किसान की सहमति से होगा। किसान की सहमति से, किसान की, जैसे कोई भी आप व्यापारी होता है उसको अपनी माल बेचना है या नहीं बेचना है, अग्रिम उसका सारा रिस्क कवर हो जाएगा कि उस समय किस फसल का रेट कम हो ज्यादा हो उसको कोई रिस्क नहीं है। आज ही आपने उससे सौदा कर लिया और उससे एडवांस ले लिया, सौदा ही नहीं होगा उसके अगेंस्ट आप उससे एडवांस भी लेंगे और आपने भी फसल बोई और फसल को आपने उसको दे दिया। तो और उसमें भी साथ में एक बात बताई सरकार ने कि किसी भी प्रकार से आपकी जमीन को ना तो बेचा जा सकेगा, ना गिरवी रखा जा सकेगा, ना बंधक बनाया जा सकेगा, यानी कि किसान के हितों की अंतिम सीढ़ी तक रक्षा करने का सरकार ने प्रयास किया। जो भी सरकार ने समाचार पत्रों के माध्यम से या चैनलों के माध्यम से अपनी बात रखी है, तो उसमें ये बात उभर के सामने आई है। तो इससे आपकी बातों से मैं समझ पा रहा हूं कि किसान को आज गेहूं उगाने से पहले ही इस कानून के द्वारा एक सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। निश्चित तौर पर अगर आज हमने कोई नई जो गेहूं का उत्पादक है और हमने उससे जाके कहा आप गेहूं नहीं सरसों उगाइए, आप मूंग की दाल उगाइए, आप चावल उगाइए, वो कहता है मैं क्यों उगाऊं, तो हम उसको फालतू रेट दे करके हम आज ही उससे सौदा कर लेते हैं कि आपका मुनाफा निश्चित हुआ और आज ही आप मुझसे इस बात का एडवांस ले लीजिए, 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब आपकी फसल आएगी सारी की सारी इस भाव से मैं खरीद लूंगा। अब उसमें एक प्रकार की भ्रम फैलाया जा रहा है कि आज हमने 10 रुपए किलो में कोई चीज का सौदा कर लिया, उस समय 12 का भाव होगा तो हम लड़के ले लेंगे और 6 का भाव हुआ तो वो लेगा नहीं। सर, जब किसान इस बात का सौदा करेगा, फसल का अग्रिम सौदा करेगा, तो उसको एडवांस मिलेगा, राइटिंग में सौदा होगा। और सरकार ने कानून बना दिया कि आप SDM और DM के पास अगर कोई आपका भुगतान ना दे या कोई भी अपनी बात से मुकरे, आपके साथ बेईमानी करे, तो तुरंत आप SDM DM तक जा सकते हैं। सरकार ने कोर्ट में जाने से आपको नहीं रोका, सरकार ने कोर्ट में जाने से आपको नहीं रोका, सरकार ने कोर्ट SDM को ही कोर्ट बना दिया है, लोअर कोर्ट की पूरी पावर्स दे दी गई है इस विषय में। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, इस विषय को लेकर मेरे पास ढेर सारे व्हाट्सएप और ढेर सारे मेरे पास टेक्स्ट मैसेज और वीडियोस आए हैं जिसमें बार बार किसानों द्वारा यही कहा जा रहा है कि आप DM और SDM के आगे जा ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, ये तो संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। उन्होंने ये कहा है, उनका जो मैंने समझा है कि आपको SDM और DM से आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, आप अपना एग्रीमेंट लेकर के अपनी कंप्लेंट लेकर के वहां पे जाएंगे तो 3 दिन के अंदर आपको भुगतान मिलना है, वरना 5 लाख रुपए तक का जुर्माना SDM जो है उस व्यापारी के ऊपर लगा सकता है और आगे भी पर डे उसको फाइन बढ़ा सकता है। तो आपको किसी भी किसान को कोर्टों के धक्के खाना, दुनिया भर का खर्चा करना, वकीलों की फीस चुकाने का सब झंझटों से मुक्त प्रदान कर दिया। बहुत सुंदर। आपने जो स्टॉक लिमिट को लेकर बात करी, इसमें भी मेरा एक आपसे प्रश्न है। मैं खुद इस पे बारे में भ्रमित हूं। आज मान लीजिए कि मैं एक पूंजीपति हूं, बहुत पैसा है मेरे पास में, और मुझे पता चला कि इस गांव में जो टोटल गेहूं उग रहा है वो इतने टन उग रहा है और मैं सारा गेहूं इकट्ठा खरीद सकता हूं। यदि मैंने सारा वो गेहूं इकट्ठा खरीद लिया या पूरे स्टेट का ही गेहूं, पूरा पंजाब का खरीद लिया या पूरे हरियाणा खरीद लिया, तो क्या मैं उस इकट्ठा किए हुए जो संग्रह कर लिया मैंने माल का, क्या मैं मौके पे उसका फायदा नहीं उठा सकता? जब मुझे पता है कि गेहूं सारा देश का या सारे स्टेट का मेरे पास ही है, तो मैं आने वाले समय में, जब क्योंकि गेहूं तो रोज उगेगा नहीं, हर चीज का एक फसल का एक समय है, उस समय में निश्चित समय पे वो चीज उगेगी और उस समय मैंने अपनी पूंजी की ताकत से वो पूरा पैदावार इकट्ठी करके मैंने अपने गोडाउन में जमा कर ली। अब आपकी डिमांड है और मैं आपको कह रहा हूं नहीं तो भाई आज तो गेहूं मैं आपको 200 रुपए किलो दूंगा, लेना है लो, नहीं तो मत लो। आज तो लोकतंत्र है देश में, हमारी चुनी हुई सरकार है, आप और मैं ये प्रश्न भी उठा सकते हैं। आज से पहले तो अंग्रेजों की सरकार थी, उससे पहले मुगलों का शासन था या देश में राजतंत्र था,
वो भी अनाज को स्टॉक करके मनमानी नहीं कर पाए, क्योंकि परमात्मा इस चीज को जानते हैं और उन्होंने पहले ही अनाज को श्राप दे दिया कि एक सीमा के बाद, एक समय के बाद ये सड़ जाएगा अगर इसका प्रयोग नहीं किया गया। तो वरना तो आज राजा पर महाराजा सब जनता को भूखा मार देते, ये अंग्रेज मुगल आपको भूखा मार देते। इनको पता है कि अगर इन्होंने अनाज को स्टॉक कर लिया, कुछ काम नहीं किया, तो अनाज अपने आप कीड़े लग जाएंगे, उसको सड़ जाएगा। दूसरी बात क्या है, आज बाजारों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। कहीं से भी आज इंटरनेशनल प्राइस तय होते हैं हर चीज के। अगर आज कोई भी जमाखोरी करेगा, ये सरकार के पास भी अपने खाद्यान्न स्टॉक होते हैं, सरकार अपने पास से स्टॉक को रिलीज करके मार्केट का बैलेंस बना करके रखेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है कि कोई भी व्यापारी इतने बड़े देश के सारे स्टॉक को खरीद करके मनमानी करेगा, वो संभव नहीं है। सरकार है, मिनिस्ट्री है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, आज आपको भी छूट, आप कहीं से भी अनाज मंगा करके यहाँ बेच सकते हैं, उसमें जो घाटा है वो उस व्यापारी का ही होगा। ये बिल्कुल भ्रम है, ऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है, इस पर हमें नहीं जाना चाहिए। और जो नई व्यवस्था लागू होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है विश्वास। अगर हमें भगवान पर विश्वास है तो भगवान है और हमारे घर के सारे कार्य। इसी प्रकार से अगर सरकार पर हमें विश्वास है, आज मोदी जी पर हमें इसलिए विश्वास है कि मोदी जी की जो भावना है, जो भी उन्होंने आज तक कार्य किए हैं बड़े हिम्मत से किए हैं और अंतिम व्यक्ति तक समाज के व्यक्ति के को सरकार के योजनाओं का लाभ मिले, उन्होंने इसलिए कार्य किया है। मुझे उनकी इंटेंशन के ऊपर किसी प्रकार का डाउट नहीं है, उनकी भावना पर पूरा सम्मान है। और मेरी किसान भाइयों से भी ये अपील है, सरकार ने भी बार बार अपील की है कि उन पर विश्वास करें। किसान को सही मायनों में स्वतंत्रता आज मिली है। आप जो मर्जी उपजाइए, पूरे देश में जहां मर्जी बेचिए, जिस मर्जी भाव पर बेचिए, जब मर्जी बेचिए, किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, किसी प्रकार की आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। हर तरीके से सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको कोर्टों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। एसडीएम डीएम लेवल तक जाकर के ही आपके सारे डिस्प्यूट्स का निवारण हो जाए। बस तो मैं आपकी सारी बातों का निष्कर्ष यदि एक लाइन में बोलूं तो कृषि कानून हमारे देश के किसानों के लिए कोई काला कानून नहीं है। कृषि कानून हमारे देश के किसानों के लिए एक सोने की खान है, उनकी उन्नति का एक रास्ता है। जिंदगी में वो अग्रसर कर सकें, फलें फूलें और अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकें, इसी कृषि कानून को इसीलिए लाया गया है। तो दोस्तों, मैं इसी कह के यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा, आपसे राम राम चाहूंगा और आगे भी इसी तरह से हम सामाजिक विषयों को उठाते रहेंगे और लगातार हमको आप यूट्यूब पे देखते रहिएगा और आपको इस तरह के विषयों को लाकर आपके सामने राकेश गुप्ता के साथ में मुखातिब होकर इनके स्वतंत्र विचारों से मैं अवगत करवाता रहूंगा। जय श्री राम।